जैसे आप सभी का मैं आपके अपने चैनल द सक्सेस माइंड @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो होगा भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, आ सकते हैं, उसको मैं आपके बीच में लेकर हाजिर हुआ हूँ दोस्तों। आज के सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। फटाफट से वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करता हूँ कि जो भी प्रश्न आप देखें उसका उत्तर देने का ज़रूर प्रयास करें दोस्तों। कापी पेन लेके बैठें ताकि आप अपना उत्तर का मिलान कर सकें कि आप कितने उत्तर का सही जवाब देते हैं दोस्तों। जिस तरह से बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक उसी तरह से आप अगर अभी से आपकी तैयारी होगी तो आज जब आपकी एग्ज़ाम शुरू होगा तो आप वहाँ पर कम टाइम में भी सारे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में सारे प्रश्नों को हल करना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। ये जो चैनल है दोस्तों, ये चैनल एक ऐसा मंच है जो ऐसे टॉपिकों को और ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कशन करता है जिससे आपका लक्ष्य जल्द से जल्द आपको हासिल हो सकता है दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन में प्रश्नों को देखना चाहते हैं या फिर और MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो UPSC हो, UPPSC या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए देखते हैं कि आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है। आज का प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा GI टैग वाला उत्पाद उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से संबंधित है। बात समझ में आई दोस्तों। पहला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा GI टैग है जो उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से संबंधित है। पहला है काजल, दूसरा है गुलाब जामुन, सी ऑप्शन है बेंत और बांस शिल्प, चौथा है चांदी का फर्नीचर। फटाफट से उत्तर दीजिए कि इनमें से कौन सा GI टैग वाला उत्पाद उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से संबंधित है। कमेंट में उत्तर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देखें, आपको बहुत कुछ इस चैनल से सीखने को मिलेगा दोस्तों। या अगर आपकी कोई राय है इस चैनल के प्रोग्रेस को लेकर के तो आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। तो इनमें से कौन सा GI टैग वाला उत्पाद उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से संबंधित है। पहला ऑप्शन है काजल, गुलाब जामुन, बेंत और बांस शिल्प, और डी ऑप्शन है चांदी का फर्नीचर। पहले दोस्तों अगर बात की जाए GI टैग की तो GI टैग वाला जो उत्पाद है उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से संबंधित है वो है बेंत और बांस शिल्प। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गंडक शहर सिंचाई परियोजना भारत के किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बात समझ में आई दोस्तों। प्रश्न क्या है कि गंडक नहर सिंचाई परियोजना भारत के किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश और हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका फटाफट से उत्तर दीजिए कि गंडक नहर सिंचाई परियोजना भारत के किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न प्यारे दोस्तों। प्रश्न का उत्तर देने का ज़रूर प्रयास कीजिए कि आपके सभी प्रश्न अच्छे हों दोस्तों, सभी प्रश्न आपके आते हुए हों। जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते जाएंगे। तो गंडक नहर सिंचाई परियोजना भारत के किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ये है उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है। फटाफट से उत्तर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला है एक उथला लेगुन जो गोलाकार प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है, दूसरा है द्वीपों का समूह या द्वीपों की श्रृंखला, सी ऑप्शन है पृथ्वी का वनस्पति एवं पशु जीवन, और डी ऑप्शन है पूर्वगामी में से कोई नहीं। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है। एक
उतला लेगुन जो गोलाकार प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है। दूसरा द्वीपों का समूह या द्वीपों की श्रृंखला। सी ऑप्शन है पृथ्वी का वनस्पति एवं पशु जीवन। और डी ऑप्शन है पूर्वगामी में से कोई नहीं। तो दोस्तों द्वीप समूह का जो शब्द अच्छा वर्णन करता है वो है द्वीपों का समूह या द्वीपों की श्रृंखला। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य नीचे उल्लेख किया किस द्वीप पर स्थित एक पक्षी अभयारण्य है। बस में दोस्तों आपको सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर देना है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस द्वीप पर स्थित है। प्रश्न कुछ अजीब तरीके से पूछा गया है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो नीचे दिए गए द्वीप पर स्थित एक पक्षी अभयारण्य यानी किस द्वीप पर स्थित है। पहला है दीवार द्वीप, दूसरा है चुराव द्वीप, सी ऑप्शन है वैक्सिम द्वीप और डी ऑप्शन है भवानी द्वीप। तो इसका फटाफट से उत्तर दीजिए कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस द्वीप पर स्थित है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। उत्तर देने का जरूर प्रयास करें। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस चैनल से जोड़ सकें दोस्तों, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस द्वीप पर स्थित है। तो अगर बात की जाए सलीम अली पक्षी अभयारण्य की तो ये चुराव द्वीप पर स्थित है। किस पे स्थित है दोस्तों? चुराव द्वीप पर स्थित है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि केन बेतवा लिंक एनपीपी के तहत पहली नदी यानी इंटरलिंकिंग परियोजना से किन राज्यों को लाभ होगा। केन बेतवा लिंक एनपीपी के तहत पहली नदी इंटरलिंकिंग परियोजना से किन राज्यों को लाभ होगा। पहला जो ऑप्शन है वो है केरल और तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है गुजरात और मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि केन बेतवा लिंक एनपीपी के तहत पहली नदी इंटरलिंकिंग परियोजना से किन राज्यों को लाभ होगा। तो दोस्तों केन बेतवा लिंक एनपीपी के तहत पहली नदी इंटरलिंकिंग परियोजना से जिन राज्यों को लाभ होगा वो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन आपका डी सी पे दे रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले दोस्तों अगला प्रश्न है कि बेकी नदी को भूटान में कुरिसु नदी के रूप में भी जाना जाता है, जो भूटान क्षेत्र से नीचे बहती है, किसके दाहिनी किनारे की सहायक नदियों में से एक है। दरअसल में दोस्तों बेकी नदी को भूटान में कुरिसु नदी के रूप में भी जाना जाता है और ये नदी भूटान क्षेत्र से नीचे बहती है। इस नदी की बात की जा रही है कि किसके दाहिने किनारे की सहायक नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी, झांसी नदी, कृष्णा नदी और दिखो नदी। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। उत्तर देना ना भूलें दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बेकी नदी को भूटान में कुरिसु नदी के रूप में भी जाना जाता है, जो भूटान क्षेत्र से नीचे बहती है और ये नदी किसके दाहिनी किनारे की सहायक नदियों में से है। तो ये है पहले दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इरोड के पुदुथुराई में त्रिवेणी संगम, जिसे दक्षिण भारतीय त्रिवेणी संगम या दक्षिण संगम के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित नदियों का संगम है। इरोड के पुदुथुराई में त्रिवेणी संगम जो है किन नदियों का संगम है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। त्रिवेणी संगम जो है वो जिसे दक्षिण भारतीय त्रिवेणी संगम या दक्षिण संगम के नाम से भी जाना जाता है, किन नदियों का संगम है। पहला ऑप्शन है हिरन, कपिला सरस्वती, दूसरा है कावेरी कन्नी के सुज्योति, सी ऑप्शन है कावेरी भवानी अमुधा, डी ऑप्शन है गंगा यमुना सरस्वती। पहले दोस्तों इसका जो उत्तर होगा कि त्रिवेणी संगम किन नदियों का संगम है, तो ये है कावेरी भवानी और अमुधा। बात समझ में आई दोस्तों।
कावेरी, भवानी और अमुदा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, किस उच्च समभूमि में पश्चिम और पूर्व दोनों की ओर बहने वाली जल निकासी व्यवस्था है? यानी किस उच्च समभूमि में पश्चिम और पूर्व दोनों की ओर बहने वाली जल निकासी व्यवस्था है? पहला है रांची, दूसरा है छोटा नागपुर, तीसरा है हजारीबाग और डी ऑप्शन है मालवा। किस उच्च समभूमि में पश्चिम और पूर्व दोनों की ओर बहने वाली जल निकासी व्यवस्था है? आपके ऑप्शन है रांची, छोटा नागपुर, हजारीबाग और मालवा। तो इसका जो उत्तर होगा प्यारे दोस्तों वो होगा मालवा। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है? बस समझ में आई प्रश्न क्या है। दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है? पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन है कान्हा टाइगर रिजर्व और डी ऑप्शन है माधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है? दोस्तों दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र कौन सा है? पहला है डेला सफारी जोन, दूसरा सोना नदी सफारी जोन, सी ऑप्शन है बिजरानी जोन और डी ऑप्शन है ढिकाला जोन। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र कौन सा है? प्रश्नों को देखिए और फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र कौन सा है? तो ये क्षेत्र है प्यारे दोस्तों ढिकाला जोन। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्लोटिंग गार्डन जिसे स्थानीय रूप से राड के नाम से जाना जाता है किस भारतीय झील से संबंधित है? प्रश्न बहुत अच्छा है प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो सकता है कि फ्लोटिंग गार्डन जिसे स्थानीय रूप से राड के नाम से जाना जाता है किस भारतीय झील से संबंधित है? पहला ऑप्शन है दमदमा झील, दूसरा पुलिकट झील, तीसरा है उलसुर झील और डी ऑप्शन है डल झील। तो फटाफट से प्यारे दोस्तों इसका उत्तर दीजिए कि फ्लोटिंग गार्डन जिसे स्थानीय रूप से राड के नाम से जाना जाता है किस भारतीय झील से संबंधित है? दोस्तों फ्लोटिंग गार्डन की बात करें तो फ्लोटिंग गार्डन जिसे राड के नाम से भी जाना जाता है किस भारतीय झील से संबंधित है? ये डल झील से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रूपालंग जिसे चार चिनार के नाम से भी जाना जाता है किसके केंद्र में स्थित एक द्वीप है? बात समझ में दोस्तों, रूपालंग जिसे चार चिनार के नाम से भी जाना जाता है किसके केंद्र में स्थित एक द्वीप है? प्रश्न एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए कि रूपालंग जिसे चार चिनार के नाम से भी जाना जाता है किसके केंद्र में स्थित एक द्वीप है? पहला है बोट ढल, दूसरा है लोकुट दल, सी ऑप्शन है गगरीबल और डी ऑप्शन है निगीन। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं या फिर किसी सब्जेक्ट को अच्छे से डिस्कशन देखना चाहते हैं, अच्छे से डिस्कशन करना चाहते हैं, अच्छे समझना चाहते हैं, तो हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप चैनल को ज्वाइन करके हर प्लेलिस्ट से सब्जेक्ट के अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं दोस्तों। तो रूपालंग जिसे चार चिनार के नाम से भी जाना जाता है
किसके केंद्र में स्थित एक द्वीप है? तो ये स्थित है प्यारे दोस्तों लोकुट दल। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर कहाँ स्थित है? पहला है श्रीनगर, दूसरा है मैंगलोर, सी ऑप्शन है इम्फाल और डी ऑप्शन है विशाखापत्तनम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर कहाँ स्थित है? दोस्तों अगर बात की जाए भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर की, तो ये श्रीनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल डिवीज़न के 3 जिलों में से एक नहीं है? बात समझ में आई दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल डिवीज़न के 3 जिलों में से एक नहीं है? पहला है छिंदवाड़ा, दूसरा है शिवपुर, सी ऑप्शन है भिंड और डी ऑप्शन है मुरैना। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल डिवीज़न के 3 जिलों में से एक नहीं है? दोस्तों शिवपुर की बात करें, भिंड की बात करें, मुरैना, ये 3 जो हैं प्यारे दोस्तों, ये आपके मध्य प्रदेश राज्य के चंबल डिवीज़न में आते हैं। ये तीनों कहाँ हैं? मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, तीनों मध्य प्रदेश। ठीक है, चंबल डिवीज़न में आते हैं। पर छिंदवाड़ा जो है ये नहीं आता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में पलक्कड़ के बीच पश्चिमी घाट की खाई को क्या कहा जाता है? बात समझ में आई दोस्तों? तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में पलक्कड़ के बीच पश्चिमी घाट की खाई को क्या कहा जाता है? पहला है सेनकोट्टा दर्रा, दूसरा है गोवा गैप, सी ऑप्शन है पालघाट गैप, डी ऑप्शन है रनोत्सरा गैप। तो तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में पलक्कड़ के बीच पश्चिमी घाट की खाई को क्या कहा जाता है? दोस्तों अगर बात की जाए तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में पलक्कड़ के बीच पश्चिमी घाट की खाई को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पालघाट गैप। क्या कहा जाता है? पालघाट गैप कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के जल में घुले हुए लवणों की सांद्रता सबसे अधिक होती है? बात समझ में आए दोस्तों? प्रश्न क्या है? किस प्रकार के जल में घुले हुए लवणों की सांद्रता सबसे अधिक होती है? पहला है समुद्री जल, बी ऑप्शन है खारा जल, सी ऑप्शन है मीठा जल और डी ऑप्शन है बारिश का पानी। किस प्रकार के जल में घुले हुए लवणों की सांद्रता सबसे अधिक होती है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। दोस्तों जिस प्रकार के जल में घुले हुए लवणों की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है वो है समुद्री जल। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि असम राज्य में गर्मियों के दौरान चलने वाली तेज आर्द्र हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पहला काल वैसाखी, दूसरा काल भैरवी, सी ऑप्शन है बोर्डो इसला और डी ऑप्शन है बैसागु। असम राज्य में गर्मियों के दौरान चलने वाली तेज आर्द्र हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों असम राज्य में गर्मियों के दौरान चलने वाली तेज आर्द्र हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में इसको कहा जाता है बोर्डो इसला। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत को किस देश से अलग करती है? पहला है म्यांमार, दूसरा है भूटान, सी ऑप्शन है बांग्लादेश, डी ऑप्शन है नेपाल। तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो दोस्तों अगर बात की जाए पूर्वांचल की पहाड़ियों की, तो पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं
वो भारत को म्यांमार देश से अलग करती है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बागान समय यानी टी गार्डन टाइम जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटा आगे है, किस राज्य में प्रचलित है? समझ में आई? बागान समय यानी टी गार्डन टाइम जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटा आगे है, किस राज्य में प्रचलित है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो बागान समय यानी टी गार्डन टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटा आगे है, किस राज्य में प्रचलित है? दोस्तों अगर बात की जाए टी गार्डन टाइम की, तो ये जो है प्यारे दोस्तों, ये असम राज्य में प्रचलित है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर आप प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि कार्डमम हिल्स या इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? पहला है केरल राज्य, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा गोवा और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। गार्डन हिल्स इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? उत्तर देते रहिए दोस्तों, शेयर करते रहिए वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें दोस्तों। तो कार्डमम हिल्स या इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित है केरल राज्य में। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है? पहला लाल लेटेराइट मिट्टी, दूसरा पहाड़ी मिट्टी, सी ऑप्शन है जंगल की मिट्टी, डी ऑप्शन है काली मिट्टी। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है यानी उपयोग की जाती है काजू उगाने के लिए? आपके ऑप्शन हैं लाल लेटेराइट मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, जंगल की मिट्टी और काली मिट्टी। तो दोस्तों काजू उगाने के लिए जिस प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया जाता है वो है जंगल की मिट्टी। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कैल्शियम की मात्रा नीचे की ओर बढ़ने के कारण कंकर परत का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी में होता है? कैल्शियम की मात्रा नीचे की ओर बढ़ने के कारण कंकर परत का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी में होता है? पहला शुष्क मिट्टी, दूसरा जलोढ़ मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी, चौथा है लाल मिट्टी। शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? दोस्तों कैल्शियम की मात्रा नीचे की ओर बढ़ने के कारण कंकर परत का निर्माण जो है वो शुष्क मिट्टी में होता है। किसमें होता है? शुष्क मिट्टी में होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंटरव्यू द्वीप कहाँ स्थित है? पहला है लैका द्वीप द्वीप समूह, दूसरा अंडमान द्वीप समूह, सी ऑप्शन है निकोबार द्वीप समूह और डी ऑप्शन है मिनिकॉय द्वीप। तो इंटरव्यू द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों अगर इंटरव्यू द्वीप की बात करें तो यह अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है नीचे क्रमशः सबसे लंबी और सबसे छोटी तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की जोड़ी दी गई है। सही जोड़ी का चयन करें। बस समझ में आई? सबसे लंबी और सबसे छोटी तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की जोड़ी दी गई है। सही जोड़ी का चयन करना है। पहला क्या है? दमन और दीव और पांडुचेरी, दूसरा लक्षद्वीप और पांडुचेरी, सी ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पांडुचेरी, डी ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। सबसे लंबी और सबसे छोटी तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की जोड़ी कौन सी है और सही जोड़ी कौन सी है? दमन और दीव और पांडुचेरी, लक्षद्वीप और पांडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो दोस्तों इसकी जो सही जोड़ी होगी वो होगी अंडमान निकोबार द्वीप और पांडुचेरी। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है मिजोरम। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, कर्नाटक, मिजोरम। दोस्तों अगर कोया जनजाति की बात करें
तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हर सेशन की तरह ये सेशन भी आपको पसंद आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो ऐसे टॉपिकों को और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लाकर डिस्कशन करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुँच सकें और आपको एक ऐसा मंच तैयार हो जाए जिससे आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो प्रश्नों को देखने के बाद आपको ये ना लगे कि ये प्रश्न आपका पढ़ा हुआ नहीं है। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी जुनून के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।